हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9 आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो पहला पार्ट है उसकी हम थ्योरी डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 1A के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ऊपर जितने भी आपको चैनल्स और जो पेजेस आपको दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज अ सिंबल एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट कन्वे। देखिए, हमने सिंबल के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया था कि कोई भी हमारा जो एलिमेंट होता है, अगर हमने ये बताना है कि वो एलिमेंट किन एटम्स का बना हुआ है तो हम सिंबल से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मुझे सोडियम को रिप्रेजेंट करना है कि सोडियम मेरे पास कोई एक एलिमेंट है और मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है हम Na यूज कर लेते हैं, बिकॉज जो Na है वो एक्चुअली उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं को ही हम सिंबल्स कहते हैं। अब बात रहेगी कि ये क्या इंफॉर्मेशन हमें कन्वे करते हैं। तो पहली बात तो यही है कि हमें ये बताते हैं कि वो बेसिकली एलिमेंट कौन सा है। जैसे अगर Na देखूंगा ना तो मैं समझ जाऊंगा ये कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये सोडियम है आपका। दूसरी बात बेटा, हमें ये भी बताता है कि वो किस एटम का बना हुआ है। ऑब्वियस है, अगर सोडियम एलिमेंट है तो वो सोडियम एटम का ही बना होगा, तो वो एक पर्टिकुलर एटम के बारे में भी हमें बताता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं किसी एक एलिमेंट की, तो उस पर्टिकुलर एक एटम का अगर मुझे कोई मास बोलना चाहे तो मैं मास जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राम के अंदर, वो हमें वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे मुझे पता है कि बेटा मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है बेटा अगर मैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखूं तो O2 लिखता हूं, अदरवाइज अगर एक एटम के फॉर्म में लिखूं तो मैं उसको O लिखता हूं। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं बोलूं कि मेरे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब मॉलिक्यूलर वेट है, तो मैं बोलूंगा यार सिंपल सी बात यह है कि एक ऑक्सीजन जो है वो 8 और 16 होता है, मतलब उसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो 16 का होता है। तो मैं बोलूंगा बेटा 16 AMU होगा ऑक्सीजन का, और उसका डबल कर दूंगा तो 32 हो जाएगा मेरा ऑक्सीजन का। तो अगर हम ग्राम में चाहें तो ग्राम में भी लिख सकते हैं, मतलब ये मेरा 16 ग्राम हो गया और ये मेरा 32 ग्राम हो गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा यहां पर कि हम एक पर्टिकुलर सिंबल से बहुत कुछ पता कर सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज ये कहता है व्हाई इज द सिंबल S फॉर सल्फर, सोडियम फॉर Na फॉर सोडियम एंड Si फॉर सिलिकॉन। ऐसा क्यों है? देखिए सिंपल सी बात है, जब हम इनके जो नाम थे वो रखना हमने जब शुरू किया तो ये डिसाइड हुआ कि एक काम करते हैं, जो भी कोई पर्टिकुलर हमारे पास एक एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होगा हम उसी से उसके सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात यह हो गई कि जैसे सल्फर है, अब सल्फर का जो पहला लेटर है वो S है, तो हमने उसको S से रिप्रेजेंट कर दिया। अब सोडियम भी S है, तो उस केस में अगर मुझे कोई कहेगा कि आप उसको S से रिप्रेजेंट करो तो ये कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो उसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने उनके जो लैटिन नेम है उनको देखा। अब अगर सोडियम का लैटिन नेम देखें तो वो नेट्रियम है। अब नेट्रियम के जो पहले दो लेटर है वो Na है, तो इसलिए सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करना हमने शुरू कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। गुड। उसके बाद कहते हैं कि अगर मान लीजिए फिर भी अगर हमने कोई और अगर इसके नाम देखने थे, जैसे अगर मान लीजिए ये भी कहा है कि इन सम केसेस वी यूज द इनिशियल लेटर ऑफ कैपिटल टुगेदर विद इट्स स्मॉलर लेटर फ्रॉम इट्स नेमिंग। जैसे कि अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूं तो सिलिकॉन में पहला लेटर S तो है ही है, और उसके बाद बेटा I है, इसलिए हमने Si का इस्तेमाल कर लिया। तो बेसिकली समझने की बात सिर्फ इतनी है आपकी यहाँ पे कि सल्फर का पहला लेटर S था तो S यूज कर लिया, लेकिन जो सोडियम है वो उसके लैटिन नेम के ऊपर रखा गया है बिकॉज ऑफ कोर्स, ताकि मैं सेम सिंबल ना रख सकूं। एंड अगर मैं बात करता हूँ सिलिकॉन की तो उसके लिए क्या किया, जो पहला लेटर है वो लिया गया प्लस उसके नेक्स्ट वाला लेटर है उसको लिया गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेटा नेक्स्ट लेटर क्या था कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC एंड नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल। अब देखिए हम अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि जहां तक AU की बात है बेटा ये हमारा गोल्ड होता है, दिस वन इज गोल्ड। PB की बात करें तो ये मेरा लेड होता है बेटा आपका। अगर मैं SN की बात करता हूं तो ये मेरा टिन होता है, और अगर मैं HG की बात करता हूं बेटा तो ये मेरा मरकुरी होता है, मरकुरी। तो बेटा ये है इनके नेम। आई होप आपको ये तो वैसे भी आपको पता ही था ना। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा कि इफ द सिंबल ऑफ कोबाल्ट CO वेर रिटन इन C कैपिटल O
देन व्हाट वुड बी रॉन्ग विद इट। एक बात आपको बता दूं बेटा कि जब कभी हम किसी दो लेटर को लेते हैं ना, तो जो उसका नेक्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल में लिया जाता है, यहां पर कैपिटल में लिया है, तो इसका मतलब पता क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एटम्स है। जैसे कि मेरे पास CO है, तो ये मेरा कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, और ये जो है मेरा ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड ये है मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये टोटल जो पूरा एक मॉलिक्यूल है वो है मेरा, दैट इज कार्बन मोनो ऑक्साइड। सो बेसिकली ये मेरा बेटा इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट डू यू द फॉलोइंग सिंबल स्टैंड फॉर। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं H की बात करता हूं तो मैं लिखूंगा वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं H2 की बात करता हूं बेटा तो इसका मतलब क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये GEN है आपका। अगर 2H लिखा आ रहा है बेटा मेरे पास तो मैं बोलूंगा बेटा टू एटम ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मैं 2H2 की बात करता हूं बेटा तो इसका मतलब है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा बस इस तरीके से बेटा हम इनको लिखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है बेटा कि व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिसिटी। ओके, तो बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हम कितने एटम्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो उसकी एटॉमिसिटी कही जाती है। जैसे हमारे पास तीन तरह के बेटा एटम्स है, जैसे मोनोटॉमिक हो गया, डाई एटॉमिक हो गया, ट्राई एटॉमिक हो गया। तो मोनो का मतलब होता है कि सिंगल एटम, राइट। डाई का मतलब हो गया कि दो एटम से मिला हुआ एक मॉलिक्यूल। ट्राइटॉमिक की बात करूंगा तो तीन एटम से मिला हुआ मॉलिक्यूल, उसको ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल कहूंगा, ठीक है। जैसे कि ओजोन है तो बेसिकली हम उसको O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से हम यहां पे बात कर रहे हैं। सो इन्होंने कहा कि नेम अ डाइटॉमिक एलिमेंट, तो आपके सामने दिया हुआ है बेटा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये जब भी एग्जिस्ट करते हैं ये डाइटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट कहता है बेटा कि एक्सप्लेन द टर्म वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी एंड हाउ आर द एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसी नेम्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। देखिए बेटा जब हमने बात करी थी वैलेंसी की, तो वैलेंसी का मतलब होता है बेटा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक एटम लूज, गेन या शेयर करता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। पता क्या होता है बेटा, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए सोडियम है, मैं सोडियम का एग्जांपल लूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब सोडियम है ना बेटा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर मैं इसको मतलब अगर मैं उसको क्या कहना चाहता हूं, अलग अलग शेल्स में अगर लिखना चाहता हूं तो मैं इसको लिखूंगा बेटा 281, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो वो 70 नंबर होता है, नीचे आएगा ऊपर नहीं आएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो 17 होता है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो 287 मेरे पास आएगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब ये आपस में कंबाइन होकर ये NaCl बनते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है कि जो सोडियम है ना, अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए ये जो आउटरमोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उठा के क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से ये बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से बन जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इनमें एक आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और केमिकल रिएक्शन आपकी टेक प्लेस कर जाती है, जैसे मैंने आपको यहां पे दिखाया है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ काम आ रहे हैं, तो ये इनकी वैलेंसीज होती हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर हमारे पास एटम ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ अलग देखने को मिलता है। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूं बेटा। उनमें से एक एग्जांपल है बेटा आपके आयरन की। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 होता है। तो जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना बेटा, तो वो लिखा जाता है 2 8 14 एंड 2। अब आप मुझे बोलेंगे सर इस पे तो 18 होने चाहिए, यहाँ पे ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। तो इसके लिए ना आपको सब शेल्स या सब ऑर्बिटल्स मतलब समझ आने चाहिए जो 11 12 में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। हम उसके बारे में बाद में भी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप बस ये देख लो कि मेरे आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2 8 14 एंड 2। अब बात पता क्या है, इसके आउटरमोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि वो जब वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो ये बन जाता है Fe2 पॉजिटिव। अब कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे कि जिसमें प्रिपरेशन होती है बेटा हमारे पास आयरन ऑक्साइड की। अब वो आयरन ऑक्साइड क्या है, अपने आप में कंपाउंड है जिसके अंदर आयरन भी है ऑक्सीजन भी है। लेकिन आपको पता है कि उसके अंदर जो आयरन होता है उसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव नहीं होती, उसमें जो उसकी वैलेंसी होती है वो होती है 3 पॉजिटिव। मतलब ये कि आउटरमोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स तो काम करेंगे ही करेंगे,
प्लस एक और इलेक्ट्रॉन ये अपने जस्ट पीछे वाले शेल से निकालकर यूज कर लेता है। तो ये होते हैं बेटा आपके वेरिएबल वैलेंसी। मतलब ये कि जब एक एटम अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल तो कर ही रहा है, पर साथ ही साथ वो अपने जस्ट नीचे वाले शेल से भी अगर इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है तो वो हमारी वेरिएबल वैलेंसी पाता है बेसिकली। तो अगर हम बात करें बेटा आयरन की तो 2 पॉजिटिव हुआ, उस तरह आयरन का अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बेटा 3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो तरीका यह है बेटा कि जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है उसको आईसी लगाते हैं, इक लगाते हैं, जैसे कि फेरिक, यहां पे आ जाएगा फेरिक, और जिस एक कम वाले को OUS लिखते हैं, OUS मतलब फेरस। ठीक है बेटा, क्या लिखा? फेरस। तो फेरिक, फेरस। तो इस तरीके से बेटा हम इनको जो है नेमिंग करते हैं। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में कहता है बेटा गिव द फॉर्मूला एंड द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनेट, क्रोमेट, एल्यूमिनियम, क्यूप्रिक। तो देखिए बेटा पहली बात तो ना इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने देखा होगा आपके पास लिस्ट है इनकी, उन सभी लिस्ट के अंदर बताया गया बेटा कि हर एक का फॉर्मूला क्या है, हर एक की वैलेंसी क्या है। और अगर आपको लगता है सर ये सारे याद नहीं करने, कोई बात नहीं, इस एक्सरसाइज के अंदर जो जो आपको दिए गए हैं एटलीस्ट उतना तो आप अच्छी तरह कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि एल्यूमिनेट जो है वो AlO2 से रिप्रेजेंट होता है, उसकी वैलेंसी -2 है, ठीक है। उस तरह क्रोमेट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्यूप्रिक हो गया, इन सब के बेटा आपको यहां पे मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा कि व्हाट इज अ केमिकल फॉर्मूला। देखिए बेटा कोई भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपना केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। कहता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए सिग्निफिकेंस सिंपल है इसका। पहली बात तो वो इसके मॉलिक्यूल के बारे में बताता है एज वेल एज उसके मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई मुझे बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं CO2 से उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। मतलब ये कि मैं सिर्फ CO2 देखकर ही बोल दूंगा ये कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास। अब देखो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, मुझे पता लग गया कि उसमें जो मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर उसमें कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। वही इसका सेकंड पॉइंट भी है, जैसे कि कहता कि ये भी बताता है कि किसी एक मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट एटम्स है। अब जैसे कि इस एक मॉलिक्यूल के अंदर मुझे पता है बेटा कि 3 एटम्स है, जिसमें एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन के हैं आपके। और उसके बाद ये भी बताता है बेटा कि रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मतलब ये कि देखो एक सिंपल सी बात बताऊंगा आपको मैं, जो कार्बन है ना बेटा उसका मास है हमारे पास दैट इज 12 ग्राम, ठीक है। इज टू जो ऑक्सीजन होता है ना बेटे, ऑक्सीजन का जो मास है वो होता है 16, 2 है इसलिए वहां पे 32 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। बस अब आपने इन दोनों की रेशियो देखनी है। तो बेटा अगर मैं मान लीजिए 2 से गया ये आपका तो 6 आ गया, ये 2 से गया बेटा कितना आ गया आपका 16, फिर 2 से गया बेटा कितना आ गया आपके पास 3, और ये 2 से गया बेटा तो आ गया हमारे पास 8। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल जो है वो 3:8 पार्ट के मतलब बनकर ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल आपका तैयार हुआ है, ठीक है ना। 3 पार्ट जिसमें कार्बन है और 8 पार्ट क्या है, ऑक्सीजन है मेरा। बस तो ये बेटा सब कुछ आपको इसमें बताता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं बेटा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म एसिड रेडिकल और द बेसिक रेडिकल्स। देखिए अगर आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी बेटा, अगर आपको याद हो, नहीं है तो मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर देता हूं। जैसे कि NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद था बेटा आपके पास अपनी तरफ से बना लेता हूं मैं, जैसे H2SO4, जैसे ये मैंने बना लिया। जब इनको आपस में कंबाइन करते हो तो बेटा ये बनता है Na2SO4, ठीक है जी। और साथ में बेटा बन जाता है आपका पानी दैट इज H2O। अब ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर मैं सिर्फ आपको बेटा यहां पे ये क्या देखो, अभी मैंने इसको बैलेंस कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने बैलेंस कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने क्या किया यहां पर बेटा आपके लिए एक एक इक्वेशन लिख दी जस्ट। अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि ये जो है बेटा मेरे पास यहां पे है बेस, और ये है बेटा मेरा यहां पर एसिड। अब जो सोल्ट आपका बना है बेटा, उस सोल्ट को अगर मैं पानी में डालूं तो ये डिसोसिएट हो जाएगा 2 आयंस के अंदर। एक बन जाएगा बेटा आपका Na पॉजिटिव आयन, और एक बन जाएगा बेटा SO4 2 नेगेटिव आयन। अब ये N पॉजिटिव आयन कहां से आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि ऑटोमेटिकली क्या था, बेस था, इसलिए ये हो गया आपका बेस रेडिकल। तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव
और पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल जो है उसको हम बेस रेडिकल कहते हैं। उसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास SO4 नेगेटिव है। अब SO4 नेगेटिव क्या है, ये एसिड से आया है, तो ये बन जाता है बेटा मेरे पास एसिड रेडिकल। और एसिड रेडिकल वो होता है बेटा हमारा जिस जो नेगेटिवली चार्ज रेडिकल होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि दोनों रेडिकल्स कौन से हैं। फिर बेटा हमारे पास आता है द सिलेक्ट द बेसिक एंड द एसिड रेडिकल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो सिंपल सा लॉजिक है, सोच के देखो कि बेटा ये देखो पहले वाली की बात करते हैं। इसमें बनेगा बेटा Mg2 पॉजिटिव, तोड़ के देख लो बस, और SO4 नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाला है वो एसिड रेडिकल है, जो पॉजिटिव वाला है वो बेसिक रेडिकल है। तो पहला मैं बेसिक लिख रहा हूं, बाद में एसिड वाला लिख रहा हूं। फिर बेटा मेरे पास आ जाता है Al3 पॉजिटिव, और यहां पे आएगा बेटा SO4 नेगेटिव। अच्छा, अगर आपके मन में आ रहा है मैं वैलेंसीज कैसे लिख रहा हूं, बहुत सिंपल है। ये जो 3 वाला है ये वाला उठा के इसके ऊपर लेके जा रहा हूं, ये जो 2 वाला है उठा के बेटा इसके सिर पे लेके जा रहा हूं, बस ये काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप बोलेंगे सर ऊपर नहीं है तो एटलीस्ट एक की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मुझे पता था कि SO4 की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, तो इसका मतलब इस पे भी 2 आना चाहिए था, इस पे भी 2 आना चाहिए था। तो इस तरीके से बेटा आपको करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा दूसरा है MgOH2। मुझे पता OH की जो पावर है वो -1 होती है, इसी वजह से बेटा ये जो C वाला पार्ट है, ये जो C वाला पार्ट है वो बन जाएगा बेटा Mg2 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा बेटा OH-1। अच्छा C नहीं है, ये E है बेटा। ओके, ये E है, ये C है आपका। अब मैं B वाला करने लगा हूं। फिर कहता है कि NH4 तो देखो 2 ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है 1 ही है। तो मतलब ये है कि NH4 + 1 एंड SO4 दैट इज 2 नेगेटिव बेटा। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास आता है दैट इज D वाला पार्ट, दैट इज ZnCO3। अब जो Zn है वो 2 पॉजिटिव है, और जो CO3 है बेटा वो 2 नेगेटिव है। तो इस तरीके से बेटा हम इसको यहां पर लिख देंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जितने भी पॉजिटिव आपको दिख रहे हैं वो आपके बेसिक रेडिकल्स हैं, और जितने भी आपको नेगेटिव दिख रहे हैं वो आपके एसिड रेडिकल्स हैं। फिर हमारे पास आता है बेटा राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट्स ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज अमोनियम एंड जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम की पहले बात कर लेते हैं बेटा। तो जहां तक एल्यूमिनियम है ना बेटा, एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है वो होती है बेटा 3 पॉजिटिव की, और जो सल्फेट है बेटा उसका होता है 2 नेगेटिव। तो बस जी केमिकल फॉर्मूला के लिए क्रॉस करना है, तो आ जाएगा बेटा Al2SO4 होल थ्राइस। तो बेटा इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अमोनिया, अमोनिया बेटा होता है NH4 दैट इज +1, सल्फेट का बेटा SO4 नेगेटिव, जिसकी वजह से बेटा ये आपका बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस HO4। तो बेटा ये आपका इसका आ गया। जिंक की बात करें बेटा 2 पॉजिटिव होता है Zn, एंड सल्फेट का फिर से बेटा 2 नेगेटिव, क्रॉस करेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा ZnSO4। तो बेटा इस तरीके से हम अपने फॉर्मूलास को लिखते हैं। क्लियर? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट A इज 3 एंड दैट ऑफ एलिमेंट B इज 2। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, A की वैलेंसी आ जाएगी बेटा 3 पॉजिटिव, एंड जो B है बेटा वो हमारे पास है 2 नेगेटिव लेना पड़ेगा बेटा, तभी कंबाइन होंगे आपस में। तो बस इसको उठा के इसके पैरों में, इसको उठा के इसके पैरों में, मतलब ये आएगा A2B3। तो बेटा इस तरीके से आपने अपना फॉर्मूला लिखना था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है मैच द फॉलोइंग। अब ये जो बोरिक एसिड है, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, बेटा इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे नेमिंग करनी होती है, राइट। और आपको उसके अंदर मैंने लिस्ट भी बताई हुई है, सब कुछ दिया हुआ है आपने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक एक करके इसको मैच करो खुद, पहले अपने उस एग्जांपल्स को देखो, और उसके बाद ना मैं ये रहा आपका इसका दैट इज आंसर। आप इससे इसको मैच जरूर कर लेना कि जो आपने किया था वो ठीक है कि नहीं है। प्लीज उसको बस ध्यान से आप देख लेना, ठीक है। बाकी आपको नाइट्रिक के बारे में, नाइट्रस के बारे में मैंने सब आपको अच्छे डिटेल में समझाया हुआ है, कब किसको कैसे कहते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, पहले खुद करो, खुद नहीं होता कोई टेंशन नहीं लेनी, उसके बाद आप इससे मैच करो और आपको आपके आंसर्स मिलते जाएंगे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा कि राइट द बेसिक रेडिकल्स एंड एसिड रेडिकल्स ऑफ द फॉलोइंग एंड देन राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड। देखिए मेरी सजेशन लोगे तो बेस्ट ऑप्शन तो यही कि पहले आप इसको खुद करो, ठीक है। आपने क्या करना है कि बेरियम लेना है, बेरियम का कौन सा रेडिकल है, मतलब क्या पावर है, वैलेंसी है वो देखो, सल्फेट का क्या होता है वो देखो, उनको क्रॉस करो और खुद आंसर निकालो। तो ये दिए गए हैं ना, एटलीस्ट एक बार भी अगर आप इसको खुद कर लोगे ना तो आप भूलोगे ही नहीं। तो बस एक बार आप खुद इसको अच्छे से एक बार कर लीजिए, अगर नहीं होता कोई बात नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी इसका यहां पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऐसा सही है, कहता है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आपको पता है बेटा कि हमारे पास जो Ca है वो कैल्शियम होता है और PO4 जो है वो हमारा फोस्फेट रेडिकल है। तो बस कुछ भी नहीं था, फिर हमने कैल्शियम फोस्फेट लिख दिया, उस तरह पोटेशियम कार्बोनेट लिख दिया बेटा हमने, एंड सो ऑन। तो ये जितने भी रेडिकल्स है बेटा इनके नाम आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप आराम से चाहें तो इसका आंसर यहां से देख सकते हैं। फिर बेटा आता है गिव द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगर आपको अच्छी तरह याद होगा तो मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था बेटा। अगर एक ऑक्सीजन हो तो हम हाइपो और आर के बाद ITE लगता है तो हाइपोक्लोराइट हो जाता है, दो हो जाए तो हाइपो हट जाता है, सिर्फ क्लोराइट होता है, तीन हो जाए तो हम यहाँ पे 8 लगाते हैं, ठीक है। एंड अगर 4 हो जाए तो उसमें पर क्लोरेट मतलब PER पहले लगता है और 8 बाद में लगता है। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कशन की हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। कहता है द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल। अ करेक्ट फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये है बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सही, क्योंकि ऑक्साइड का बेटा 2 नेगेटिव एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, तो क्रॉस करके Al2O3 ही बनता है हमारे पास। फिर कहता है वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। गाइस ये बात बड़े ध्यान से समझना कि अगर मेरे पास NO2 है तो कई लोग सोचते हैं बेटा कि N2O ऊपर -1 आएगा, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, इसलिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो N का 4 O का -2 बनेगा, तो मतलब नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो हमारी यहां पर 4 हो जाती है। तो इसलिए बड़े ध्यान से बेटा इस चीज को करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दो सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए बेटा सबसे पहले हमारे पास यहां पे क्या आता है बेटा, हमारे पास है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट होता है बेटा हमारे पास Na2SO4। अब देखिए सोडियम सल्फेट की अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये कहता है कि द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए सबसे पहली बात है इसमें सोडियम, और कितने सोडियम है 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो ये इसका आंसर है बेटा, ठीक है। तो 2 क्या है बेटा सोडियम, 1 सल्फर, उसके बाद बेटा 4 ऑक्सीजन। बस इस तरीके से बेटा आपने यह काम करना है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बेटा नेक्स्ट है क्विकलाइन। अब क्विकलाइन जो है बेटा वो CaO होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देख सकते हो बेटा कि कैल्शियम जो है वो 1 है और जो ऑक्सीजन एटम है वो भी 1 है हमारा। फिर हमारे पास बेकिंग सोडा है, उसका फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है NaHCO3। तो इसमें 1 सोडियम, 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन होते हैं बेटा आपके। अमोनिया की बात करें तो बेटा NH3 होता है, तो इस कंडीशन के अंदर 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन होंगे। हाँ अगर हम बात करते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट की, ओके, अमोनियम तो बेटा NH4 होता है एंड Cr2O7, दिस इज डाइक्रोमेट, इट इज 2 नेगेटिव, तो यहां 2 आ जाएगा। तो बेटा ये फॉर्मूला है आपका। इस कंडीशन के अंदर बेटा देखो नाइट्रोजन जो है हमारे पास 2 है, क्योंकि ये 2 बाहर लगा हुआ है ना। हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर 8 है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते हैं बेटा, 4 2 8, तो 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। क्रोमियम जो है बेटा बेसिकली हमारे पास 2 है, और ऑक्सीजन की बात करें तो 7 है। तो बेटा इस तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना था। तो चलिए अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा द फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट ऑफ ए एलिमेंट M इज M2SO4 थ्राइस, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। ओके बहुत इजी है। सबसे पहले देखो बेटा मैं आपको जो समझाना चाहता हूं बात वो ये है कि इससे मुझे ना एक्चुअली ये पता करना था कि जो M है ना उसकी वैलेंसी क्या है। तो देखिए यहां पे दिया है M2SO4 थ्राइस। तो देखो ये जो 2 है ना ये इसका होता है, दैट इज सल्फेट आयन का। तो मैं यहां पे M3 पॉजिटिव, तो इसकी वैलेंसी मुझे मिल चुकी है। अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा क्लोराइड की, तो ये आ जाएगा बेटा MCl3, क्योंकि Cl के ऊपर -1 का होता है बेटा। उसी तरह अगर हम बात करते हैं बेटा ऑक्साइड की, तो जो ऑक्साइड होता है ना बेटा वो होता है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, और ये 3 है। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये आएगा M2O3, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। क्रॉस करूंगा ना इनको। अगर मैं फॉस्फेट की बात करता हूं बेटा तो आपको पता है कि M3 पॉजिटिव है फॉस्फेट का
दैट इज PO4 3 नेगेटिव होता है। तो देखिए बेटा ये 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, अब मैं दोनों को 3 से डिवाइड कर सकता हूं ना, तो सबसे जो सिंपलेस्ट रेशियो है बेटा उसमें मुझे लेके आना होता है, तो 1 1 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा MPO4। तो बेटा ये इसका आ गया। एसीटेट की बात करें तो CH3 COO नेगेटिव होता है -1, और क्योंकि ये बेटा आपके पास है M3 पॉजिटिव, बस क्रॉस कर लो M ब्रैकेट डाल के CH3 COO और यहां नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो CH3 COO नीचे 3 और M बाद में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इस कंडीशन में नहीं पड़ेगा आपका। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर जो है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1A के जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।